क्लास 10 का मैथ का क्रैश कोर्स करने के लिए जा रहे हैं और इस क्रैश कोर्स के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बोर्ड के जो लास्ट ईयर क्वेश्चन थे, लास्ट ईयर्स क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर, बोर्ड कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, और हम एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो सब डिस्कस करेंगे। तो ये और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट होते रहते हैं बोर्ड के अंदर, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो और इसके अंदर हम आज जो सीरीज करेंगे, आज हम एपी करने के लिए जाएंगे। एपी करेंगे इसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। सबसे पहले उन चैप्टरों को कंप्लीट करना है जो ज़्यादा मार्क्स के आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपी। मैं पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि एपी होती क्या है। देखिए, सपोज करो हमारे पास कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है, एक सीक्वेंस ये लिखा हुआ है हमारे पास और एक सीक्वेंस ये लिखा हुआ है। एक सीक्वेंस ये लिखा हुआ है। तो देखिए, इस सीक्वेंस के अंदर ये फर्स्ट सीक्वेंस जो है, फर्स्ट सीक्वेंस के अंदर जो ये जो फर्स्ट होगा टर्म, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये होता क्या है, देखिए, नेक्स्ट टर्म में से आप उस प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं हम। जैसे यहाँ पर ये जो 12 है, ये फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कि नेक्स्ट टर्म मतलब 10 और उससे जस्ट पीछे वाला टर्म मतलब 12। तुम 10 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का। तो कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यही या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, यही दो होंगे। अब एक इसके अंदर एक मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट है। मिडल टर्म, मिडल टर्म क्या होता है, देखिए, मिडल टर्म होता है, सपोज करो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, 2 4 6 7 8 और 9, सॉरी, दूसरा एग्जांपल 2 4 6 8 10। तो हमारे यहाँ पर कितने टर्म हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4 5। देखिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। देखो, ये तो होते हैं पोजीशन, ये जो नीचे लिखी हुई होती है पोजीशन, ये बताती हैं कि यहाँ कि कोई भी टर्म कहाँ बैठा हुआ है। सपोज करो मैं यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पर अगर ये पूछूं कि ये जो फिफ्थ पोजीशन है, इस पर कौन सी वैल्यू रखी हुई है, तो आप बोलोगे फिफ्थ पोजीशन पर इसकी वैल्यू 10 है, और फोर्थ पोजीशन पर, ये जो पोजीशन को बताएगा, इस फोर्थ पोजीशन पर जो वैल्यू है वो 8, थर्ड पोजीशन पर वैल्यू है 6। अगर मैं इसके अंदर मिडल टर्म पूछूं, ये जो हमारे पास सीरीज लिखी हुई थी इसके अंदर मिडल टर्म पूछूं, तो आप आधी इधर के छोड़ दो और आधी इधर के छोड़ दो, और जो बीच का हो जाएगा 6 6 एक मिडल टर्म हो गया। अब देखिए, मिडल टर्म, अब ये तो छोटा था, 1 2 3 4 5 5 नंबर वाला एक सीरीज लिखा हुआ था,
और इसके बीच वाला मैंने आधे इधर छोड़े आधे इधर छोड़े, जो बीच वाला था वो मिडिल टर्म। लेकिन जब कभी भी सीरीज काफ़ी बड़ी हो तो तब कैसे निकालते हैं? हम निकालने का तरीका तो आगे देखेंगे। अगर मान लो n हमारे पास, मतलब इसके अंदर जो काउंटिंग है वो हमारे पास ऑड आ गई है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये ऑड है, तब इसका मिडल टर्म कैसे निकालेंगे? तो आप मिडल टर्म निकालने का तरीका ये हो जाएगा, मिडल टर्म इक्वल टू ये जो n होगा n प्लस 1 अपॉन 2 और th। जैसे इस केस में यहाँ पर टिप था और यहाँ पर टर्म लगा दो, कितना आ जाएगा 6 अपॉन 2 टर्म्स, तो ये आ जाएगा थर्ड टर्म्स। तो अब थर्ड टर्म पर, जैसे यहाँ पर इसने टर्म बता दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? थर्ड टर्म पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। ऐसे ही अगर सपोज करो हमारे पास सीरीज 2 4 6 8 9 सॉरी 2 4 6 8 10 12, मतलब नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ऑफ आइटम हमारे पास अगर 6 आ जाए, ठीक है, अगर 6 आ जाए, मतलब अगर n इवन नंबर आ जाए, एक इवन नंबर आ जाए, तब इसकी दो मिडल वैल्यू आती है। देखिए कैसे बीच वाली दो वैल्यू आएंगी, जैसे यहाँ पर ये है, मैंने आधी वैल्यू इधर की छोड़ दी आधी इधर की छोड़ दी, तो ये दो वैल्यू मिडल वैल्यू होती है, वैल्यूज। अब दोनों की दोनों आंसर होते हैं, तो निकालते कैसे? जैसे यहाँ पर तो चलो 6 थे, मैंने आधे इधर खत्म करे आधे इधर खत्म करे, बीच वाले आ गए। लेकिन अगर मान लो सीरीज बहुत बड़ी हो तब कैसे निकालते हैं? निकालने का तरीका ये होता है, जो मिडल टर्म्स होंगे, मिडल देखिए यहाँ पर एक टर्म नहीं होता इसलिए मैं मिडल टर्म्स लिख रहा हूँ, मिडल टर्म्स होते हैं। निकालने का तरीका, मिडल टर्म्स जो भी n होगा n अपॉन 2, पहला टर्म्स तो एक ये आ जाएगा, th लगा दो यहाँ पर, ये आ गया, और जो दूसरा टर्म होगा वो आएगा ny2 प्लस 1 और th टर्म। जैसे इस केस के अंदर यहाँ पर जो n था वो 6 था, तो हम क्या काम करेंगे, 6 अपॉन 2 टर्म, और यहाँ पर भी ये करेंगे, कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, थर्ड टर्म्स कॉमा कैंसिल करो 3 और एक इसमें प्लस कर दो 4, ये आ जाएगा फोर्थ टर्म्स। अब यहाँ पर थर्ड टर्म्स पर 1 2 3, ये तीसरे टर्म्स पर क्या वैल्यू है 6, मतलब इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। ये फोर्थ टर्म्स है 1 2 3 4, फोर्थ टर्म्स पर क्या वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। अब ये कैसे आएंगी वो हम सीखेंगे, बस ये आप ये सीखो कि जब n एक इवन नंबर होता है तो उसके दो मिडल टर्म्स होते हैं और उनको ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू ये देखते हैं। हम कॉमन डिफरेंस जब भी हमको, अभी एक और चीज़ जो रह चुकी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का, ठीक है, जनरल, इसको जनरल टर्म भी बोला जाता है, nth टर्म भी बोला जाता है। nth टर्म इसको tn से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और सीधा या an से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। a फर्स्ट टर्म होता है, d फर्स्ट टर्म हो गया ये, d कॉमन डिफरेंस और n नंबर ऑफ टर्म्स। तो सीरीज के अंदर कितने टर्म्स होंगे ये बताता है। अब हम मान लो कि
हमारे पास कोई नंबर हो, जैसे ये, जैसे उसने दिया कि n टर्म्स ऑफ एन AP इज 6n+2, यानी ऐसे लिखते हैं, ये हमारी इस AP का जनरल टर्म है। देखो जनरल टर्म होता क्या है, जब तक हमारी सीरीज के अंदर n आता रहेगा तब तक उसको जनरल टर्म बोला जाएगा। जैसे सपोज करो मेरे पास सीरीज लिखी हुई है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, मुझे नहीं पता, तो इसका ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा इसका भी हो जाएगा। मैं यहाँ पर अगर वैल्यू रखूँ डी एन, एन की वैल्यू नहीं रखी मैंने, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 + n-1 2, कितना आ जाएगा 2n-2, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 2n। तो जब तक आप ए की वैल्यू रख दो, डी की वैल्यू रख दो, लेकिन एन की वैल्यू मत रखो, ए की वैल्यू रख दो, डी की वैल्यू रख दो, लेकिन एन की वैल्यू मत रखो, तब तक वो टर्म जर्नल टर्म कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जर्नल। जनरल टर्म्स का मतलब होता है कि ये सारी जितनी भी इससे सीरीज बनेगी सबके बारे में बता देगा। सबके बारे में कैसे बताएगा कि आप इसके अंदर n की वैल्यू 1 रखो तो ये 2, यानी फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा ये बता देगा। अगर आप n बराबर 2 रखो तो सेकंड पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा ये बता देगा। अगर आप यहाँ पर n बराबर 3 रखो तो तीसरी पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा ये बता देगा, ठीक है, इसलिए उसको जनरल टर्म बोलता है। तो जनरल टर्म ऐसे टर्म होते हैं जिसके अंदर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 1 से ही स्टार्ट करते हैं, रखने से पहले फर्स्ट प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी, सेकंड प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी, थर्ड प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी, ये सब बता देता है। अब जैसे हमारे पास ये था तो हमको कॉमन डिफरेंस बताना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर n बराबर 1 रखूँगा। देखिए लिखने का तरीका पैरों में होता है, ये मैंने n की वैल्यू 1 लिखी, कितना आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई 1 से करोगे 6 बन जाएगा, +2 करोगे तो 8 आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर n बराबर 2 रखा तो कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, 2 कर दो इसके अंदर +14, और फिर आप ये 3 रखो, कितना आ जाएगा 6 × 3 प्लस कितना हो जाएगा 18, 18 के अंदर 2 प्लस करो 20, ऐसे ही तो कितना हो जाएगा, ये ऐसे डॉट 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 करके दिखा दो, मतलब ये आगे तक खत्म नहीं हुआ, आगे तक चला गया। तो सीरीज क्या बनी AP, तो AP बनी हमारे पास, देखो AP का फर्स्ट टर्म आ जाएगा 8, दूसरा टर्म आ जाएगा 14, तीसरा टर्म आ जाएगा 20, फोर्थ टर्म आ जाएगा हमारे पास 26, और डॉट 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 ये आगे तक चले। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, डी ये सेकेंड टर्म में से, मतलब 14 माइनस उससे पीछे वाला टर्म कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। यहाँ पर कितना आ गया कॉमन डिफरेंस 6। ये हमारे पास 2008 के अंदर आया हुआ था, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और है कि फ्रॉम द, अगर आपको, तो सपोज करो मेरे पास एक AP है और AP ये है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और डॉट 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 डॉट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये 16 हो गया 18, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 60। देखिए मैं दो क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है 5th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, कोई सा भी टर्म ले लो, 6 टर्म, ये टर्म है, 6 टर्म फ्रॉम द एंडिंग। देखिए फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी, मतलब ये बिगनिंग तो नहीं बोलता है, तो मैं बस समझा रहा हूँ आपको, एंडिंग
अगर बोलेगा कि आपको कौन सा टर्म निकालना है, एंडिंग से बोला है तो ये सब देगा एंडिंग से निकालो आपसे। जैसे मान लो बिगनिंग से आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा, मतलब इधर से निकालना है, इधर से जब जा रहे हो तो ए बराबर हो जाएगा 2, डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2, तो आप और एन बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा फिफ्थ पोजीशन पर वो बताना है हमको। हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला था हमारे पास ये वाला डी एन ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला था, यहाँ पर हम इन सब की वैल्यू रखेंगे। एन कितना था हमारे पास फिफ्थ -1, और डी की वैल्यू, ये जो ऐसा फिफ्थ सिक्स लगा देता है इसका मतलब ये होता है ये एन की वैल्यू है। तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 4 × 2, करो यहाँ से 8 हो जाएगा, 8 में 2 प्लस कर दो 10। तो देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 10th है। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आप सिक्स पोजीशन बताओ फ्रॉम द एंडिंग, मतलब इधर से आपको बताना है, इधर से आपको बताना है। ठीक है, मैं इसको इसी फॉर्मूले से कराऊंगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। दूसरी बुक में नए नए फॉर्मूले दे रखे हैं तो नहीं करना है आपको, इजी एक ही फॉर्मूला याद करो, इसी से हो जाता है। कैसे करते हैं ये बताता हूँ। जब आप इधर से एंडिंग से निकालोगे तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म ये बन जाएगा, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना हो जाएगा। और डी कैसे निकालेंगे, देखिए डी निकालते हैं हम नेक्स्ट टर्म में से उसका पीछे वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप इधर से जा रहे होंगे तो इधर से पहला टर्म जो भी होगा वो ये बनेगा, तो और दूसरा टर्म ये बन जाएगा। तो आप क्या काम करो, कोई सी भी दो टर्म ले लो, मान लो सपोज करो आपने ये दो टर्म ले लिया, तो नेक्स्ट टर्म में से उसका पीछे वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट टर्म ये होगी और वाला टर्म हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2। बस यही होता है, बाकी आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो कि सॉरी एन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा। तो अब हम क्या काम करते हैं और यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो 6 ये फ्रॉम द एंडिंग से लगा रहे हैं हम, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी और 6 - 1, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर माइनस, निकालो यहाँ से कितना आ जाएगा 60 प्लस ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई -60 प्लस, आप यहाँ पर करोगे ये आ जाएगा -10 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया ये आ गया 50। इसका मतलब ये हो गया जब आप ये फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी इधर से, यहाँ पर कहीं दूसरी, यहाँ पर कहीं तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, छठी जब भी आएगी तो छठे प्लेस पर ये लिखा हुआ होगा 50 फ्रॉम द एंडिंग। तो इस टाइप से निकालना है। कहीं दूसरी बुकों के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है तो वो फॉर्मूला यूज नहीं करना, आपको सीधा इसी फॉर्मूले का यूज करना है, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं। बस ये देखना है कि आपको एक अब कौन सा हो जाएगा, और डी कैसे निकालते हैं। डी हमेशा नेक्स्ट टर्म में से उससे पीछे वाली, जस्ट पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे मान लो इधर से निकालना है तो नेक्स्ट टर्म कोई सी भी ले लो, उसमें मान लो ये है तो इसके पीछे वाली टर्म कौन सी हो जाएगी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, डी निकल जाएगा। अगर आप इधर से जा रहे हो फ्रॉम द एंडिंग, उसके अपोजिट साइड से इधर जा रहे हो, तो इधर से मान लो कोई सी भी टर्म ले लो, सपोज करो आपने ले ली 6, तो 6 के पीछे वाली जस्ट टर्म हो जाएगी 8, तो नेक्स्ट टर्म में से पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। टाइप से कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है। यही क्वेश्चन है यहाँ पर कि 6 टर्म निकालो फ्रॉम द एंड। जैसे मैंने कहा कि आप ये इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा -40, डी हो जाएगा यहाँ पर, डी का मतलब एक टर्म ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया सपोज करो 40, इसमें से इसकी पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला और एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, मैं फ्रॉम द एंड ये लगा देता हूँ फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। -1, तो
अब हम क्या काम करेंगे कि यहाँ वैल्यू रखते हैं 6, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -40, और 6 - 1 बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -45 मल्टीप्लाई आ जाएगा 6 इक्वल टू -40 15। तो करो इसमें से सब्ट्रैक्ट, कितना आ जाएगा, तो बड़ा वाला है माइनस का बचेगा तो कितना आ जाएगा -25। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इधर से 6 पोजीशन पर आओगे तो उस पर -25 लिखा हुआ मिलेगा। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखते हैं। फाइंड द मिडल टर्म, मिडल टर्म निकालना है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। तो देखिए इतने मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं आते। तो सबसे पहला हमारे पास हर्डल क्या है कि इसके अंदर कितने टर्म्स है वो निकालना। निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं, हम यही फॉर्मूला निकालेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, मैं एक बात और बताना भूल गया था कि ये जो होता है इसको TN भी बोला जाता है, यानी सॉरी लास्ट टर्म भी बोला जाता है, इसको लास्ट टर्म भी बोला जाता है, लास्ट। तो इस सीरीज में ये नहीं बोला है कि आपको बिगिनिंग से करना है या एंडिंग से करना। तो जब कुछ ना बोले तो इसका मतलब आपको स्टार्टिंग से ही करना होता है। स्टार्टिंग से तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो जाएगा 6, और डी कितना निकल जाएगा, सेकेंड टर्म से जस्ट पीछे वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर 13 में से मैंने 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे कि नेक्स्ट टर्म हो जाएगा ये, उससे पीछे वाला जस्ट पीछे हो जाएगा 6। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो और हाँ, TN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, TN की वैल्यू हो जाएगी ये लास्ट, ये वाली TN की वैल्यू यहाँ पर लास्ट। तो अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ। ये ए की वैल्यू हो जाएगी 6, एन का हमको नहीं पता निकालना है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं 6 को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, इसका हो जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 110 एन -1 से कैंसिल करो तो कितना जाएगा, मतलब 1 को इधर ट्रांसपोज कर दो। एन बराबर कितना आ गया हमारे पास, मैं यहीं लिख देता हूँ, एन बराबर 31। का मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज लिखी हुई है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 31 है। तो एन क्या आ गया यहाँ पर, इफ एन इज, एक ऑड आ गया। जब ऑड आता है तो मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, मिडल मिडल टर्म निकालते हैं ऐसे, एन +1 ऑन 2 और यहाँ पर TH। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ये 36 +1, यहाँ पर टर्म और लिख देते हैं मिडल टर्म। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर इनको प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 32। तो कितनी आ जाएगी, कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 16, इसके जो बीच वाली वैल्यू है वो 16 पोजीशन पाएगी, ये बताएगा पोजीशन। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, हाँ ये वाला, और इसी के अंदर हम n की जगह अब 16 यूज़ करेंगे। तो a बराबर हमारे पास 6 हो जाएगा और d जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। यही फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं कि EN a + n। अब हमको मिडल टर्म बताना है कि भाई बीच में कौन सी वैल्यू आ रही होगी। तो इसने तो पोजीशन बता दी कि भाई ये कौन सी पोजीशन पाएगी बीच वाली वैल्यू। तो इसने कहा 16वीं पोजीशन पाएगी। ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी 6 -1 और आ जाएगा 6
ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 105, मल्टीप्लाई करोगे तो इसके अंदर ये प्लस कर दो, प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 111। तो इसका मतलब ये हो गया, जब आप ये जो हमारे पास सीरीज लिखी हुई थी 6, 13, 20 डॉट 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 डॉट, तो जब आप 16वीं पोजीशन पाओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपसे 111, यानी x11 लिखा हुआ मिलेगा 16वीं पोजीशन पर। ठीक है, तो अब पता लगा कि कैसे निकाले जाते हैं मिडल टर्म्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड करते हैं हम इसको कि वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, what value of n are the nth terms of the following 2ap are the is 2ap the same। ये 2006 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या मतलब है पहले मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है कि इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसके अंदर ही नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं इसका tn निकालूं और इसका tn निकालूं, और उसने बोला कि दोनों के tn सेम हो, इसका tn निकालूं और दोनों को इक्वल कर दूं, तो क्या इन दोनों से, तो इसका tn मैंने जब निकाला और दोनों को इक्वल कर दिया, तो क्या इन दोनों के दोनों के जो n है सेम आ सकते हैं? ठीक है, या मतलब दोनों की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब समझिए मैं इसका tn निकालता हूँ। तो tn निकालने का तरीका, ये फॉर्मूला लगाएंगे और मैं, इसने ये बोला कि इसके अंदर और इसके अंदर दोनों नंबर ऑफ आइटम क्या सेम है। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसके अंदर और इसके अंदर n सेम हो सकते हैं? तो हम कर लेते हैं, चलो भाई सेम है, इसके भी n सेम है, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ आइटम भी n है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ आइटम भी n है। तो मैंने यहाँ पर tn की वैल्यू का मुझको नहीं पता है, a की वैल्यू रखता हूँ मैं 1, n-1, b की वैल्यू 7 - 1 कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर tn निकालता हूँ, डैश लगा देता हूँ मैं यहाँ, क्योंकि इसका tn अलग आएगा, और n-1 इंटू, यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 69, n यहाँ पर n ही रहेगा, d देखो 60, अगर आप यहाँ पर d निकालोगे 68 में से 69 करोगे तो -1 आ जाएगा, ये -1। इन दोनों वैल्यू को सेम कर दो। क्यों? उसने बोला है कि इसका tn और इसका tn सेम है। फॉलोइंग देखो, nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 2ap सेम, ये दोनों सेम कर देते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, और ये तो यहाँ पर 69, मैं यहाँ करता हूँ कि अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ n की, -1 की, जब मैं यहाँ n में करूँगा तो ये माइनस का n हो जाएगा, -1 की मैं इस -1 में करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। आप दोनों ऐसे कैंसिल कर सकते हो कि बीच में इक्वल का साइन है और दोनों साइड सेम चीज़ लिखी हुई है, और उन दोनों के साइन भी सेम होने चाहिए, तभी आप ये सब कर सकते हो। तो अब यहाँ पर कितना रह जाएगा, देखिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 6n और 6 यहाँ आ गया, ये जो n था तो आप इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 6n ये इधर आकर हो जाएगा प्लस का, और ये जो माइनस का 6 था इधर आने के बाद ये प्लस का 6 हो जाएगा। आप इसके अंदर प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो n की वैल्यू 75/7 आ गई। अब देखिए ये क्या बताता है, अगर मान लो
इसके अंदर नंबर ऑफ आइटम 10 होते हैं और इसके अंदर नंबर आइटम 10 होते हैं, तब तो n की वैल्यू निकल जाती, m की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आती। अब ये फ्रैक्शन में जैसी वैल्यू आई तो ये बताता है कि ये जो n है ये दोनों इक्वल है ही नहीं है, मतलब इसके नंबर ऑफ आइटम और इसके नंबर ऑफ आइटम ये इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच, देखिए देखिए उसने लिखा है फॉर विच एन टर्म्स ऑफ द टू फॉलोइंग AP सेम, फॉर विच both nth terms can not be equal। ऐसी n की कोई वैल्यू नहीं जिससे इनके दोनों टर्म इक्वल हो जाए, तो ये हमारे पास आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत, देखिए आपको ऐसे एग्जाम में जरूर मिलेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम के अंदर। उसने बोला कि फॉर विच टर्म ऑफ द AP 5, ये AP लिखी हुई, विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म्स। समझिए क्या कहता है, वो कह रहा है कि ये आपके पास जो सीरीज लिखी हुई है ना, ये इसमें कोई सा टर्म, पता नहीं कोई सा टर्म जो है, कोई सा भी टर्म, ये जो 31st टर्म आएगा इसमें, मान लो कि कहीं 31st टर्म आ गया, 31st नंबर को कुछ नंबर लिखा हुआ होगा और एक टर्म और लिखा हुआ है। अब मुझको नहीं पता तो हम बोल, ऐसे जब नहीं पता होता कि कौन से नंबर पर, तो हम बोल देते हैं चलो भाई वो TN नंबर पर आ रहा होगा, उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन होगी, तो हम बोल देते हैं TN पोजीशन पर नंबर आ रहा होगा वो। तो भी ये बोले कि ये जो इस पोजीशन पर नंबर आया ना, इस पोजीशन पर, और इस पोजीशन पर जो नंबर आया, तो ये वाला जो नंबर है इस वाली पोजीशन से 130 ज़्यादा है, ये कह रहा है वो। तो अब देखते हैं हम, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप सबसे पहले एक काम करोगे, जरूरी करना है आपको, ये लेट करोगे, लेट। ये तो समझाने का तरीका था मेरा, इसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, ये कोई इसको ऐसा नहीं कि आपको लिखना है, ये आप इसको हटा भी सकते हो, बस ये मैंने समझाना था मुझको। लेट लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP B A and common difference B T, ये लिखना है। तो TN फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपको 3 मार्क्स लेने हैं तो स्टेप मार्किंग होती है, तो आप ये सब लिख दोगे तो एग्जामर को अच्छा लगता है, अच्छा ठीक है भाई ये सब लिख दिया फॉर्मूला वगैरह। चलो अब हम क्या काम करते हैं, तो A बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा, मैं लिखा यहाँ पर A की वैल्यू हो जाएगी 5। E कैसे निकालते हैं, E एक किसी टर्म, किसी कोई भी टर्म ले लो, मैंने यहाँ पर 15 ले ली, उससे जस्ट पीछे वाली टर्म कितनी आ जाएगी 5, कितना आ जाएगी D की वैल्यू 10, मैं यहाँ रख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 5 प्लस N का नहीं पता मुझे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये मैं ये वाली पोजीशन निकाल रहा हूँ पहले, TN की वैल्यू, कि ये जो 31st पोजीशन आई थी यहाँ पर, कहीं 31st पोजीशन पर कुछ नंबर लिखा हुआ होगा, उससे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो पहले मैं उस नंबर की वैल्यू निकालना, आप इसकी भी निकाल सकते हो। तो मुझको नहीं पता वो कौन से नंबर पर, बस मैंने बोल दिया कि वो N नंबर पर होगा, तो मैंने यहाँ पर N लिखी रहने दिया, और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो D था इसकी वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब तो इक्वेशन नंबर मार दो दूसरा, अब ये वाला निकालते हैं, 31st टर्म। तो 31st टर्म कैसे निकालोगे, देखो अब N की वैल्यू पता लग गई मुझको,
ये जो 31 लिखा है ना, यही एन की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ए की वैल्यू आ गई 5, एन की वैल्यू 31, ई की वैल्यू हमारे पास 10 की। आप यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 30 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, इनको करोगे तो 300 आ गया। 5 प्लस कर दो 5। अब देखिए 31 नंबर, 31 प्लेस पे जो नंबर लिखा होगा उसकी वैल्यू ये है, लेकिन इस ये हमको ये नहीं पता ये कि ये 36 है या 37 प्लेस है, कौन से प्लेस है। बस हम इस इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। बस हमने लिख लिया कि भाई ये नंबर है। अब हम क्या काम करेंगे, उसने जो क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई क्या बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि 20 टर्म, कौन सा टर्म 31 से 1 से 30 जाता है। तो हमने ये बोला कि भैया टी एन टर्म है, तो मतलब टी एन टर्म ज़्यादा है किससे ज़्यादा है? 36वें वाले टर्म से। और कितना ज़्यादा है? 1 से 30। यहाँ पर आप 1 से 30, ठीक है। देखो ये ज़्यादा का मतलब होने का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा वाले में से कम वाला सब्ट्रैक्ट करते हो। कितना कम सब्ट्रैक्ट करके मतलब कितना ज़्यादा है उसको आगे लिख देते हो। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? टी एन की वैल्यू है ये लिखी हुई है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करो, ये मेरा अपना तरीका है, आप कर सकते हो इसको। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 से, एक बार देख लेते हैं, 3 से 5 ही है क्या? 5 ही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं इसको 3 से उधर ले जाता हूँ 5। यहाँ आप एक काम करो, इनको पहले इसको और इसको सॉल्व कर लो, मैं इन दोनों को सॉल्व कर देता हूँ। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर केवल माइनस के 300 आ जाएगा। अब उसको ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये आ जाएगा -1। फिर 300 माइनस का इधर आने के बाद हो जाएगा ये कितना आ गया, ये 4 से 30 आ जाएगा, ठीक है। अब से कम हो गया तो कितना आ गया, इसको भेज दो तो n बराबर 40। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर n की वैल्यू कितनी आ गई? 44। मतलब ये जो आपके पास सीरीज लिखी हुई थी, कौन सी? ये 5, और इसमें आप जाते हैं, ये फर्स्ट नंबर पर 5 लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पर 15, तीसरे नंबर पर 25। तो ऐसे ही 31 नंबर पर 305 लिखा हुआ था। और ये बताता है कि आप जब आगे जाओगे ऐसा तो 48 प्लेस पर जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो इस नंबर से 130 ज़्यादा होगा। ये जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ होगा वो इस 130 ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर कितना नंबर हो सकता है, आप जोड़ सकते हो। ये यहाँ पर तो 105 था, ये आ जाएगा, यहाँ पर जो नंबर होगा वो 435 नंबर होगा यहाँ पर लिखा, ठीक है, 44 प्लेस पर। तो आप क्या लिखोगे? क्या था क्वेश्चन? तो क्या पूछ रहा था? 20 टर्म्स बस। तो कौन सी टर्म्स है ये? 44 टर्म। तो ठीक है, तो दिस इज द 44 टर्म्स, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का 10वां टर्म इज 52 है, एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म्स। ये 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, तो आप लेट करोगे
इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर लेट फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस टी, और टी एन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन टू डी। अब देखिए पहले इसको देखिए, क्वेश्चन को जब भी पढ़ो तो तोड़ तोड़ कर पढ़ोगे, पहले यहाँ तक रीड करते। 10 टर्म्स, तो ये एन को बताएगा, मतलब ये कह रहा है कि जो एन की वैल्यू है यहाँ पर ये 10 है, ए का नहीं पता, एन का पता लग गया, डी का भी नहीं पता, और इसकी वैल्यू 52 है। 10 टर्म्स मतलब इसकी वैल्यू 52 है, तो मतलब उसका तरीका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसकी वैल्यू 52 है। मैं यहाँ पर 9 डी, तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे। ये कंडीशंस होती हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर, अपना पढ़ा था एप्लीकेशन थी, तो वहाँ पर एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये एपी का भी हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का भी क्वेश्चन कैसा है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से ही सॉल्व होता है। अब देखिए ये पढ़ते हैं। 17 टर्म्स, 17 टर्म है वो कितनी है, इज 20 मोर देन द 13 टर्म्स। मतलब क्या कह रहा है, ये जो 17 टर्म्स है ना, ये ज़्यादा है, मतलब ये वाली बड़ी है, इससे बड़ी है 13 टर्म्स है। कितनी बड़ी है, इसका मतलब क्या हो गया, ए एन की 17 वैल्यू रख दी मैंने, डी एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, माइनस ए, यहाँ पर एन की वैल्यू 13 है और डी का नहीं पता। तो ये क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं, ऐसा आप अलग अलग भी निकाल सकते हो इसको, कि 17 की वैल्यू आपने अलग निकाल ली। जैसे मैं यहाँ पर ब्रेक दे देता हूँ, अभी बता देता हूँ। पहले 17 की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी 16D, और फिर आप 13 की वैल्यू निकाल लो, तो 12D आ जाएगी। तो ये भी कर सकते हो आप, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है। कहीं कहीं चीज़ों को टाइम बचाने के, क्योंकि 3 घंटे का टाइम होता है और इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप वहाँ पर सारे क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे कर पाओ, बहुत तेज हाथ बढ़ाना पड़ता है एग्जाम के। तो कितना आ जाएगा ये, ए प्लस 16D, और यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस 12, इस माइनस की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस ए 12D इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3D माइनस के 12D इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 16 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे 4, यहाँ से कैंसिल कर लो इसको, कितना बचा, डी बराबर आ गया आपके हमारे। एक आंसर हमारे पास ये आ गया, क्योंकि फाइंड द एपी, अभी ये आंसर नहीं है, अभी मैं बताऊंगा। अब आप क्या काम करोगे, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में डी की वैल्यू रखेंगे, तो ये था, ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई दैट, तो इक्वेशन 1 क्या थी, 52 प्लस ए प्लस 9D, और डी की वैल्यू हमने निकाली है 5। मैं यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ, 52 इक्वल टू ए प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, 52 ए प्लस 45, ट्रांसपोज करो इसको, 52 माइनस 45 इक्वल टू ये, तो कितना आ जाएगा ये 7। ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 7। अब आप क्या काम करो, एपी है, एपी कैसे बनती है देखो, एपी बनाने का तरीका जो, मैं यहाँ पर देता हूँ, रिक्वायर्ड एपी कैसे बनाएंगे, पहले फर्स्ट टर्म लिखो, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 7, और डी हमारे पास आया था 5, तो फर्स्ट टर्म के अंदर आप, जो फर्स्ट टर्म थी इसके अंदर 5 प्लस कर दो कॉमन डिफरेंस को, तो आ जाएगा इसके अंदर
5 प्लस कर दो, मतलब कॉमन डिफरेंस को 5 5 5 जो भी कॉमन डिफरेंस था वो प्लस करते जाओ तो नेक्स्ट टर्म निकलते जाएगी। तो 5 करोगे प्लस इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। फिर से 5 करोगे इसके अंदर तो कितना आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, डॉट 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 लगा कर ऐसी छोड़ दो। तो ये हमारे पास क्या बन गया, AP बन गया। दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब मैं यहाँ पर ये लेट वगैरह नहीं करूँगा, सीधे क्वेश्चन करूँगा। उसने बोला है क्वेश्चन को डिकोड करोगे आप, सम ऑफ द 5th टर्म एंड द 9th टर्म्स ऑफ AP इज 72। मतलब T5th और T9th कितना है, ठीक है। मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, A 5 - 1 T A प्लस 9 - 1 T। देखिए यहाँ पर D वगैरह और A वगैरह ये सेम ही रहते हैं, कभी आप इसको किसी को अलग अलग लिख दो। A प्लस 4D A प्लस 8D 22। लाइक टर्म को सॉल्व कर लो, 2A ये हो जाएगा यहाँ पर 12D इक्वल टू 70। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्या कहता है कि सम ऑफ 7th एंड 12th टर्म्स इज 97। T7 प्लस T12 इक्वल टू 7। तो T7 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, N की वैल्यू है, ये N की वैल्यू होती है, ये जो नीचे लिखी हुई होती है, ये जैसे वहाँ पर 12 लिखा हुआ है तो ये N की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, A प्लस 6D A प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। तो इन दोनों को A को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 6D और ये आ जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो मैं क्वेश्चन 2 के नीचे क्वेश्चन 1 लिख लेता हूँ। ये तो एलिमिनेशन मेथड था, माइनस कर दो, सारे अपोजिट साइन कैंसिल हो गए तो कितना बचा यहाँ पर, 17 में से 12 कम करो तो ये आ जाएगा 5D इक्वल टू 97 में से 72 सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 5 5 से कैंसिल करो, D बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब D बराबर हमारे पास 5 आ गया। अब ये जो D की वैल्यू आप चाहे इस इक्वेशन में रखो या इस इक्वेशन में रखो, तो आंसर सेम आएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई दैट 2A प्लस 12D इक्वल टू 72, यही है। अब ये यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, 12D मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 72, 2A कितना हो जाएगा, ये 12 5 जा 60 इक्वल टू 2A 72 माइनस 60 आ जाएगा यहाँ पर 12। 2 की टेबल से कैंसिल करो इसको तो A बराबर कितना आ गया 6। क्या बनाना है हमको, फाइंड AP बनानी है। तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड AP। तो पहले मैंने बताया था आपको फर्स्ट टर्म ऐसे लिख लो, फर्स्ट टर्म के अंदर जो D बराबर हमारा 5 आया था ये प्लस करते जाओ, 5 प्लस करोगे 11 आ जाएगा। अभी 11 में आप 5 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 16, 16 के अंदर ये करोगे 21, डॉट 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 ऐसा लगा कर छोड़ोगे। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करूँगा क्योंकि देखिए बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन कराया था। हाँ, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन। तो आप उसको देख कर लेना, ये नहीं था ये वाला, हाँ बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज हुई, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है तो मैं उसको नहीं करूँगा। एक ही जैसा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर पीछे यहाँ 130 था, यहाँ पर 31 था, तो आप इसको कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
तो ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन। Subbarao started work in 1995 at an annual salary 5,000। मतलब उसने 1995 में काम किया तो उसको 5,000 रुपये एक साल के मिलते थे। अब 1996 आया तो उसकी जो उसने बोला रिसीव्ड आर 200 रेज ईच ईयर, मतलब उसकी जो सैलरी है हर साल 200 रुपये बढ़ जाती है। मतलब उसको जब 1996 आएगा तो उसको 200 रुपये बढ़ के मिलेंगे, यानी 5,200 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही जब 97 आएगा तो उसको कितने मिलेंगे, 5,400 मिलेंगे। तो ऐसे ही ये चलता जाएगा। ये कह रहा है कि ये बताइए इन वॉट ईयर डिड हिज एनुअल सैलरी विल रीच 7,000। वो कितने सालों में, वो कौन सा साल होगा जिसके अंदर उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो हम क्या काम करते हैं, ये जो 7,000 है तो लिख देते हैं। ठीक है, हमको नहीं पता कौन सा साल होगी, लेकिन हमने ये लिख दिया भैया जिस साल भी होगी 7,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये एपी में बन रहा है। तो ये एपी में बन रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। कैसे, 5,200 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 200 और ए बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5,000। किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर लो, सब में से दो ही दो आएगा, बस सॉरी 200 आएगा। तो इसका तो पता है ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एन की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालना है यहाँ पर, एन निकालते हैं। और एन निकालने से हमको पता लग जाएगा कि भाई कितने सालों में इसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। इस वाले 1995 से स्टार्ट करने पर कितने सालों में। तो हम क्या काम करते हैं ये, और हम अब इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं। और एक हाँ, तो ये किसकी वैल्यू है, ये टी एन की। जैसे मैंने बोला इसको टी एन बोला जाता है, लास्ट टर्म बोला जाता है इसको। ये जो होता है लास्ट टर्म भी बोला जाता है इसको, जनरल टर्म भी बोला जाता है। तो जब ऐसे जा रहे हो और सबसे लास्ट में कोई नंबर लिखा हो तो वो टी एन की वैल्यू हो जाती है। ए एन भी लिख सकते हो, मैं टी एन यूज़ करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि ए एन इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ मैं क्योंकि मेरा ए और टी एक जैसा हो जाता है। तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर। टी एन की वैल्यू है, टी एन की वैल्यू 7,000 और ए की वैल्यू जो है 5,000 है। और एन का नहीं पता मुझको, ये हमको निकालना है। डी की वैल्यू कितनी है, 200 है। तो मैं 5,000 को इधर 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू एन माइनस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1000 इक्वल टू एन माइनस 1 200 से 200 से 2000 कितना जाएगा, 10 जाएगा। तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये -1 इधर का प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप 1995 से और ऐसे ऐसे ज़्यादा जाते जाओगे तो यहाँ से जैसे 1995 एक साल, 1996 2 साल, 1997 तीसरे साल, 1998 चौथा साल, 1999 ये साल, ये कितना आ जाएगा 2000 पूरा। तो मैंने ये सीधा लिख दिया, 1 साल 2 साल 3 4 5 6 डॉट 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 11वें साल पर 2005 आएगा। तो आप लिखोगे इन 2005 he will get 7,000। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो 2005 होगा जब उसको ये 7,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है अगर बोर्ड वाले को क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बनाना होगा तो वो ये ज़रूर देगा, ये वाला क्वेश्चन। जैसे मैं पीछे क्वेश्चन करा रहा था, ये जो क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन इसमें वेरिएबल को सॉल्व करना पड़ता है।
तो वेरिएबल को जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लेट करूँगा, लेट सॉल्यूशन, लेट करूँगा लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP A और कॉमन डिफरेंस ये मैंने दो चीज़ें लेट कर ली। और फिर मैं लिखूँगा TN। एक और बात, जब भी देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो क्या ये सब स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं, मतलब यहाँ पर N ये छोटा वाला ही लिखना है, A छोटा वाला ही लिखना है, B छोटा वाला ही लिखना है? देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर N दे दिया छोटा वाला, तो मैं यहाँ ये छोटा N यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मुझको कैपिटल लेना पड़ेगा अपने फॉर्मूले का। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। मतलब जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो सिंबल, वो जो अल्फ़ाबेट होंगे वो आप अपने फॉर्मूले में यूज़ नहीं करोगे ना, गलती हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना फॉर्मूला बनाऊँगा ये T बड़ा वाला N, क्योंकि A दे ही नहीं रखा है तो मैं अब A यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ये। अब उसने बोला है कि इफ़ mth टर्म ऑफ द AP इज 1/n, मतलब क्या हुआ, इसको डी कोड कर दे। ये कह रहा है ये जो यहाँ पर जो n की वैल्यू है ना, ये m है, तो ठीक है हम रख देते हैं m, n की वैल्यू m है यहाँ पर। ठीक है, मैं रख देता हूँ छोटा वाला m। जहाँ भी मुझको इक्वेशन नंबर 1 थी, जहाँ भी मुझको बड़ा वाला n दिखाई दिया, मैंने उसकी जगह छोटा वाला m रख दिया। ठीक है, ये कह रहा है कि mth टर्म, मैंने बोला था कि ये mth टर्म लिखा हुआ हो या ये लिखा हुआ, एक ही बात है, तो इसकी वैल्यू n है, तो मैं इसकी जगह 1/n लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर, दूसरी इक्वेशन फॉर्म करता हूँ मैं। उसने बोला है कि ये वाला nth टर्म, द nth टर्म बी 1/m, मतलब यहाँ पर बड़े वाले n की वैल्यू छोटा वाला n, मतलब a प्लस छोटा वाला n माइनस 1 और d। और ये जो Tn लिखा हुआ है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 1/m। तो मैं, हाँ सॉरी, एक ही है यहाँ पर, n-1 × d। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर। अब मैं क्या करूँगा कि इक्वेशन नंबर 1 को इसके अपॉन में लिख लूँगा, यहाँ अपॉन में नहीं, नीचे लिख लूँगा इसके, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं हम इसको। देखो गलती नहीं होना चाहिए यहाँ, दोनों को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, इनके साइन अपोजिट कर दो, ये हट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/m माइनस 1/n इक्वल टू, ये खत्म हो गया, यहाँ पर ये बचा n-1 d, ये वाला माइनस का साइन, ये पूरा ऐसे लिखो m-1। अब मैं यहाँ से d बाहर निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा, n-1। और ये जो माइनस, देखिए एक तो मैंने d बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -m, ये माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, और इधर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एन एम एलसीएम आ जाएगा, एन की यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, एम की यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ गया हमारे। नेक्स्ट पेज पर लिखने के लिए जा रहा हूँ मैं, तो कितना आ गया, n-m अपॉन
एन एम, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, एन माइनस एम, एन माइनस, इससे ये हट गया तो ऊपर आ जाएगा एम वन, नीचे रह जाएगा डी की वैल्यू हमारे पास। अब ये डी की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रखो या 2 में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखने के लिए जा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व, एक्चुअली वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है वो, जो आपसे सॉल्व करवा रहा है ये। अब लग रहा है आपको एपी का, एपी का तो इसमें छोटा सा रोल है, आधा रोल, मतलब मेन तो सॉल्व इसको 2 वेरिएबल से सॉल्व करना है। ए प्लस एम, अब ये डी की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा, तो 1/n, डी की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, क्योंकि मैं ए की वैल्यू निकालने के लिए जा रहा हूँ। तो 1/n का मतलब हो गया, इस पूरे सिस्टम को उठाकर मैं इधर ले जा रहा हूँ, 1/n माइनस एम माइनस वन, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, एन एम इक्वल टू ए। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पर, ये आ जाएगा एन एम, एलसीएम आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा एम माइनस, देखो सॉल्व करने में गलती नहीं होनी चाहिए, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, से ख़त्म हो गया। यहाँ पर ए बराबर कितना आ जाएगा, 1/, ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है सो दैट, क्या शो करना है कि जो एम nth की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तब जैसे हम ना फॉर्मूले में ये पढ़ा है कि टी एन ए प्लस कैपिटल एन, ये फॉर्मूला पढ़ा। तो यहाँ पर हमको एम एन की वैल्यू, एन की वैल्यू जो कैपिटल एन था उसकी वैल्यू एम एन लिखनी है हमको, ठीक है, और डी की वैल्यू जो हमने निकाली वो लिखनी है। मैं यहाँ पर एम एन लिखने के लिए जा रहा हूँ हर एक एन की जगह, और ए की जगह 1/n m, क्योंकि हमने ए की वैल्यू निकाल ली है, तो कैपिटल एन था इसकी जगह एम एन लिखने के लिए जा रहा हूँ मैं, और डी की जगह भी मैं एन एम लिखने के लिए जा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 1/n m, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एम एन माइनस वन, एलसीएम ले लो यहाँ पर, एन एम एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/n-1, इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा, m(n)/n, तो पूरा ये कैंसिल, तो कितना आ गया, तो मैंने दिखा दिया m(n) की वैल्यू 1 आ गई। तो आप लिखो हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये एक्चुअली एक तो आपको एपी के हैं प्लस लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोर्ड वाला हमेशा ऐसे क्वेश्चन, लॉजिकल वाले क्वेश्चन बनाता है कि जिससे वो आपको कहीं ना कहीं फंसा दे, अगर उसको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाना है। और मैं आपको बताऊं कि ये काफ़ी आता है ये वाला क्वेश्चन, जब आपके 11th-12th में मैथ में ये एपी था, अब तो हटवा दिया है, अब नहीं है अभी एपी आपके यहाँ पर, तो काफ़ी आता था। एक ही क्वेश्चन बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो उसी के जैसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम करेंगे इस पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर मान लो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, यहाँ पर एपी के 5 मार्क के क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा है, बस वेरिएबल चेंज हो गए यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूँ, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है, और
ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी ले लिया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मैंने क्या लिया, डी ले लिया। तो अब अब यहाँ पर कहीं भी, हाँ यहाँ पर एन आ रहा है, देखिए ये एन आ रहा है, तो मैं अपने फॉर्मूले में छोटा वाला एन नहीं लूँगा, बड़ा वाला एन। ए कहीं नहीं आ रहा है, तो मैं अपने फॉर्मूले में छोटा वाला ए ले सकता हूँ, और डी भी नहीं आ रहा है, तो ये भी ले सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब पढ़ते हैं, उसने बोला है कि पी एट टर्म ऑफ एन ए पी इज क्यू, मतलब ये जो पी है ना, ये एन का रोल प्ले कर रहा है। मैं क्या काम करता हूँ, हर एक एन की जगह पी रख देता हूँ, हर एक एन की जगह एन पी रख दिया। और उसने बोला कि इस पी एथ, मतलब इस टी पी, देखिए इसका मतलब यहाँ पर पी एच जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है टी पी। इसकी वैल्यू कितनी है, अरे इन दोनों का मतलब होता है इसकी वैल्यू है क्यू, की वैल्यू क्यू है ये। मैं इसकी जगह क्यू लिख देता हूँ, ए प्लस, देखो मल्टीप्लाई मत करना है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 एक सॉल्व करने का तरीका होता है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, उसने बोला क्यू एट टर्म इज पी, मतलब क्यू की ये जो एन है, इसकी जगह क्यू लिखने के लिए जा रहा हूँ मैं, तो टी क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस 1, और टी क्यू की जगह में पी लिखने के लिए उसने बोला कि क्यू एट टर्म जो है पी है, मतलब इसकी जगह मैं पी लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 2 को इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, ए माइनस कर देते हैं, ये ए ख़त्म हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, पी माइनस क्यू इक्वल टू टी। देखिए इसको मैं लिख देता हूँ, चलो टी बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से मैं। देखो ये करना ही करना है, ऐसे ही निकालना है, ऐसे ही नहीं कि अंदर मल्टीप्लाई कर देना, फिर वो और ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। कैलकुलेशन करने का आसान तरीका होता है, माइनस की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, से कैंसिल हो गया, पी माइनस क्यू। नेक्स्ट पेज पर आ गया हमारे पास पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी। देखिए ये खत्म हो गया, तो क्यू बच जाएगा और माइनस पी बच जाएगा। अब ये लिखा हुआ है पी माइनस क्यू, और ये लिखा हुआ है क्यू माइनस पी, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, ये यहाँ से भी ले सकते हो, अपनी मर्जी होती है। चलो ठीक है, मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल, तो जैसे ही माइनस बाहर निकालोगे तो अंदर के सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, मतलब ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। और इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, इसको ठीक करके लिख देता हूँ, प्लस वाला पहला और माइनस वाला बाद में। अब इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, केवल माइनस का 1, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। अभी ये डी की वैल्यू -1 जो आई, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 या 3 किसी में भी रख दो। तो चलो मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। तो इक्वेशन 2 क्या है, ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन 2 अप्लाई दैट क्यू इक्वल टू ए, यही थी, हाँ, यही थी। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, क्यू की, हाँ क्यू का तो हमको पता नहीं है, ए का नहीं पता है, हाँ डी का है -1, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 की, तो ये माइनस क्यू आ जाएगा, माइनस पी बन जाएगा, यहाँ प्लस का, तो मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, माइनस पी को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, 1 को भी ट्रांसपोज कर देता हूँ,
तो Q प्लस P माइनस 1 इक्वल टू A। तो A की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। और जब A की वैल्यू आ गई तो हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। Q ठीक था, A भी ठीक था, P माइनस ठीक है, D की वैल्यू मैंने, A की वैल्यू आ गई हमारे पास, D की वैल्यू आ गई। अब हमको करना क्या है, अब हमको ये करना है कि पहले देख लेते हैं करना क्या है। हाँ, उसने बोला है कि प्रूव करो कि जो nth टर्म है ना, इसकी वैल्यू P प्लस Q माइनस N आनी चाहिए। मतलब हम ना अपने फॉर्मूले में ये देखा था, ये कह रहा है कि nth टर्म की वैल्यू ये आनी चाहिए। मतलब इस n की जगह छोटा वाला n रखो, और इसकी वैल्यू रखो a की। तो a की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली थी, ये आई क्यू प्लस पी माइनस 1। एन का नहीं पता हमको, डी की वैल्यू हमने माइनस 1, -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो क्यू प्लस पी माइनस 1, ये माइनस एन हो जाएगा और ये प्लस का 1, ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया, क्यू प्लस 1 माइनस एन। टी एन की वैल्यू हमने ये निकाल दी, यही पूछा था, टी एन की वैल्यू पी प्लस क्यू माइनस एन निकालो, यही निकलना था। तो ठीक है, अब और कौन सा क्वेश्चन है। 2008 में आया हुआ है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर। ये 2016 में आया हुआ था क्वेश्चन ये वाला। तो हम इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं यहाँ पर। मैं इसको काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। उसने बोला इफ़ m टाइम्स द m टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म। मतलब देखिए, अगर आप ना फॉर्मूला लेट कर लेता हूँ, चलो लेट कर लिया मैंने, कि फर्स्ट टर्म जो है यहाँ कहीं स्मॉल ए नहीं, तो मैं स्मॉल ए लिख सकता हूँ, और कॉमन डिफरेंस ये मैंने डी ले लिया। फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बन जाएगा, देखो छोटा वाला एन नहीं लेना, यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर जैसा भी बोला है उसको लिखते जाएंगे। उसने बोला है कि अगर आप, देखिए ध्यान से पढ़ते हैं, एम टाइम्स कर दो, चलो ठीक है, एम टाइम्स का मतलब एम मैंने मल्टीप्लाई कर दी, इसका एम टाइम्स करना, ये जो एम एथ टर्म, एम एथ टर्म का मतलब होता है ऑफ द एपी इज इक्वल टू, इक्वल का साइन लगा दो, एन टाइम्स कर दो, एन से मल्टीप्लाई कर दो, इसको करना है इट्स एनथ टर्म, एनथ टर्म का मतलब, और शो करो कि जो एम प्लस एन टर्म होता है उसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ एम, ये जो ये था इसका मतलब हो गया, इस वाले फॉर्मूले में जैसे छोटे वाले वो बड़े वाले टी टी एम की वैल्यू, एन की वैल्यू ये है, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर टी एम ए
बस एन की जगह छोटा वाला एम रख दो बस। ठीक है, मैं यहाँ पर लग देता हूँ ब्रैकेट लगा के ए प्लस ये लगा देता हूँ यहाँ। ए हमारे पास ए प्लस आ जाएगा छोटा एन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हमको उसने बोला है कि एम एन की वैल्यू निकालो, एम एच टर्म्स की वैल्यू आप निकालो यहाँ पर। तो करते हैं सॉल्व इसको, आगे कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो सबसे पहले हम एम की अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ। आप इसको मतलब चाहो ट्रांसपोजिंग करके भी कर सकते हो कि इसको पूरा इधर उठा लो, जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हो। इसके अंदर ये पूरा सिस्टम पहले इसको यहाँ उठा लो। तो थोड़ा सा है ये क्वेश्चन, इसके अंदर हमको एक थोड़ा टेक्निकल काम करना पड़ेगा। चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारे पास, ये एम एम ए प्लस एम माइनस ये था, और ये लिख देते हैं इक्वल टू एन ब्रैकेट ए प्लस। अब मैं इस पूरे सिस्टम को उठाकर इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ। आ जाएगा एम ए एम माइनस वन, ये पूरा सिस्टम इधर आ जाएगा। देखो ये बड़ा ही जीरो रह जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, देखो काफ़ी उससे करना पड़ेगा हमको ये केयरफुली क्वेश्चन, जिससे मतलब गलत ना हो। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस m की, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा एम ए, और ये जो m था इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक ब्रैकेट के अंदर इसकी ये माइनस बाहर ही रहने दो, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर लो एन ए, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। अब इस माइनस की मैं अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। सब जगह ए वाले एक साथ इकट्ठे कर लो, ये आ जाएगा डी वाले एक साथ इकट्ठे कर लो, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ए बाहर निकाल लो, माइनस ये, और इस पूरे से डी बाहर निकाल लो। तो जैसे ही डी बाहर निकालोगे आ जाएगा एम एम माइनस ये। इनको अभी ऐसे चलने दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एम स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एम, मल्टीप्लाई कर दो एन स्क्वायर प्लस का एन इक्वल टू 0। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ से कुछ टी हम इधर भी लिख सकते हैं जिधर भी आप चाहो। तो इसको और इसको एक साथ लिखो, एक स्पेशल काम करना पड़ रहा है यहाँ पर हमको। इन दोनों को एक साथ लिखो, टी यहीं लिख लो, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर, और माइनस के प्लस एन। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो इसको एक बार m प्लस n लिख लो। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस बी, और एक बार माइनस n लिख लो। और इसमें से मैं -1 बाहर निकाल कर तो m माइनस n कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे लिखने के लिए जा रहा हूँ मैं। क्या बचा मेरे पास, एक तो a है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, तो m माइनस n, और ये लिखने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर m प्लस n ब्रैकेट m माइनस n और -1 क्या था यहाँ पर, m माइनस ये वाला, और ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। देखो ये और ये यहाँ पर कॉमन आ गया, इसको बाहर निकालो, a m, देखो तोड़ना मत कुछ भी, बस काम बहुत ही यहाँ पर मैंने क्या किया है, d को यहीं रहने दिया और m माइनस n ये बाहर निकाल लिया, ये वाला ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पर क्या रह जाएगा m प्लस n, और यहाँ पर माइनस ये ब्रैकेट, थोड़ा सा ठीक करके लिख देता हूँ इसको। तो अभी हाँ, एक और चीज़, हमको ये पूरा बाहर निकाल लो, क्योंकि चलो अभी बताता हूँ कैसा। ये था, और ये जो आपने बाहर निकाला था ये m माइनस n m ये था, तो अब ये भी दोनों कॉमन आ गए, तो इसको बाहर निकालो, m माइनस n ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पर केवल a रह जाएगा, ये खत्म हो गया, यहाँ d रह गया और ये रह जाएगा अंदर। इसको इधर 0 में भेज दो, तो क्या रह जाएगा फिर यहाँ पर, हो गया है प्रूफ। अब इसका क्या मतलब होता है, ये जो लिखा हुआ है देखो, फॉर्मूले में हमको पता है, ये मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर आप इस बड़े वाले n की जगह, ये जो बड़ा वाला n है, इसकी जगह जो भी कुछ लिखोगे वो ये उसी का टर्म बन जाएगा। जैसे मान लो आपने लिख दिया p प्लस क्यू माइनस 1 इसकी जगह, तो ये ऐसे लिखा जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 a, हर एक p की जगह, सॉरी ये लिख दो। मतलब किसी, जब भी यहाँ पर n हो तो मतलब ये जनरल टर्म का फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पर a होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ब्रैकेट बंद होना चाहिए, इस ये n होना चाहिए, और जो भी n होगा ये उसी का टर्म बन जाएगा। मतलब ये अगर ये m यहाँ पर लिखा है तो ये m टर्म बन जाएगा, यहाँ पर h लिखा है ये तो h टर्म बन जाएगा, और यहाँ पर -1 होना चाहिए, और फिर ब्रैकेट ये t होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसा ही बन रहा है, ये तो कुछ समझाने के बेसिस से था। क्या बन रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ये a आ गया, और ये इतना हमारे पास है, ये क्या है, हमको पहले देख लेते हैं क्या प्रूव करना है ना। हाँ, कि m प्लस m की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो हम ना, आप इसको अगर ऐसे भी नहीं करना चाह रहे हो, इरेज कर देता हूँ, तो हम ना क्वेश्चन के अंदर उसने ये बोला था, जैसे हमको पता है कि फॉर्मूला जो था ये था, अगर मैं यहाँ पर, उसने बोला कि n को m प्लस n से रिप्लेस कर दो, कर दिया, इस n की जगह, अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2, a प्लस डी m प्लस n -1 की वैल्यू d ये है 0 है, तो मैं इसकी जगह क्या 0 रख सकता हूँ, रख दो और लिख दो यूजिंग इक्वेशन नंबर
मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से यूज करके ये प्रूव कर दिया। तो बस यही प्रूव करना था, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो आपको सेंस प्रूव। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और बचा है ये वाला, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा इसको। ठीक है, ये इतने वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ये 5 मार्क्स का है, और ये जो मैंने कराए हैं ये 5 मार्क्स का है, और ये 5 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है। तो आपको ये आने चाहिए। और ये 5 मार्क्स का है। कौन सा 5 मार्क्स का था? हाँ, ये तो 5 मार्क्स का नहीं है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये लास्ट वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स के। तो मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करा दूँगा। तो देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर। अगर आपको 80 मार्क्स का आपका रिटर्न होएगा, अगर आपने ये सारे लेक्चर कर लिए तो आपके 75 80 के बीच में रिटर्न बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब ऐसे ही उठ को आ जाएगा। आपको बता दूंगा कहाँ एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।